हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारती आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम बिल्स और विधेयक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्स और विधेयक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज इस क्लास में इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज को जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्स, या इसे हिंदी में विधेयक बोलते हैं। जो बिल्स होता है, विधेयक होता है, ये दो प्रकार के बिल्स होते हैं। इसे दो भाग में बांटा जा सकता है। एक होता है गवर्नमेंट बिल, जिसको सरकारी विधेयक कहते हैं, और एक होता है नॉन गवर्नमेंट बिल, जिसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो गवर्नमेंट बिल क्या होता? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक मंत्री परिषद होता है संघ का, यूनियन का। तो संघ का या यूनियन का जो मंत्री परिषद है, अगर मंत्री परिषद में से कोई भी एक व्यक्ति अगर कोई बिल्स को या विधेयक को पार्लियामेंट में, संसद में लेकर के आता है, तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। और जो नॉन गवर्नमेंट बिल है, वो कोई भी सांसद, लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सांसद, कोई भी व्यक्ति अगर बिल लेकर के आए, जो सरकार का हो सकता है या विपक्ष का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, अगर वो एक सांसद है और अगर वो कोई एक बिल लेकर के आ रहा है पार्लियामेंट में, तो उसे कहा जाता है गैर सरकारी बिल। चलिए आगे देखते हैं। बिल के चार प्रकार होते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक को आर्टिकल 107 में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 107 है उसमें ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक के बारे में बताया गया है। फिर आता है मनी बिल, जिसको धन विधेयक बोलते हैं। ये आपके आर्टिकल 110 में होता है, अनुच्छेद 110 में। फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक, ये हो गया आर्टिकल 117 में। और फिर होता है अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल, जिसमें होता है आर्टिकल 368 में। अब इन सभी बिल्स को एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे बिल्स का आपस में अंतर क्या है और ये बिल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि ऑर्डिनरी बिल, जिसको हमने साधारण विधेयक कहा, और जो मनी बिल है, जिसको हम लोग धन विधेयक बोल रहे हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। और ये सब आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और इसको याद रखेंगे। देखिए, साधारण विधेयक क्या होता है? एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल होगा, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब या तो वो पहले लोकसभा में भी आ सकता है या वो राज्यसभा में भी आ सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पर जो मनी बिल होता, कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा ओनली। मनी बिल को केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं और कहीं इसे नहीं लाते हैं। मतलब इसको राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो मनी बिल है वो भारत के लोगों से रिलेटेड है, मतलब पब्लिक से रिलेटेड है। और पब्लिक किसे चुनती है? तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा को चुनती है, राज्यसभा को नहीं चुनती है। तो जो पब्लिक जो वोट देगी वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा के सदस्य को चुनेगी। तो जो मनी बिल आएगा वो लोकसभा में ही आएगा और ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही लाया जाता। पर ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो ये इसका पहला अंतर है। दूसरा देखें तो बिफोर प्रेजेंटिंग एन ऑर्डिनरी बिल द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी। साधारण विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। यदि किसी भी सदस्य को लगता है कि ऑर्डिनरी बिल पार्लियामेंट में लेकर के आना है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसके लिए उसे प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। पर अगर मनी बिल हम लाना चाहते हैं तो द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी। यहाँ पे राष्ट्रपति का जो अनुमति होगा वो लेना अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति होना जरूरी है। तो ये पहले दो अंतर हुए। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का पहला अंतर कि मनी बिल केवल लोकसभा में आता और इसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन चाहिए। ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता और इसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, ऑर्डिनरी बिल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज सेम। ऑन ऑर्डिनरी बिल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज सेम। साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्ति है। और इधर देखें तो लोकसभा हैज मोर पावर्स। तो इधर क्या था? आपका मनी बिल था। तो लोकसभा की शक्ति अधिक होती है। मतलब अगर कोई मनी बिल है तो मनी बिल पर लोकसभा का पावर ज्यादा होगा, क्योंकि वह बिल लोकसभा में ही आया था, तो लोकसभा के पास शक्ति भी अधिक होगी।
पर जो साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में कहीं भी आ सकता। तो वहां पे बिल पर जो सदस्य की शक्तियां हैं या लोकसभा या राज्यसभा की शक्तियां हैं वो दोनों ही वो ऑर्डिनरी बिल पर बराबर होती है। आगे देखें तो प्रेसिडेंट कैन कॉल ज्वाइंट सेशन। प्रेसिडेंट कैन कॉल ज्वाइंट सेशन। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति का एक पावर था कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, है ना। और ये कब होता है? जब राष्ट्रपति को लगे कि कोई बिल को पास कराना जरूरी है और वो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अटका हुआ है, तो वो दोनों ही सदन के सदस्यों को बुलाकर एक साथ वोटिंग करवा लेते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल पर हम बोल सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल दोनों ही सदन का है, लोकसभा और राज्यसभा का। परंतु मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन कैन नॉट कॉल्ड, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि मनी बिल केवल लोकसभा के लिए होता या लोकसभा के द्वारा ही लाया जाता, तो इसमें राज्यसभा की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। अगला देखें तो प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल वंस फॉर रिकंसिडरेशन। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के कुछ वीटो पावर्स हैं, जिन पावर्स को, वीटो शक्ति को यूज करके वो किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं उस पर पुनर्विचार करने के लिए। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, परंतु राष्ट्रपति धन विधेयक को एक बार भी नहीं लौटा सकते। मतलब मनी बिल जो है उस पर राष्ट्रपति को वापस करने का, मतलब राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दें, ये राष्ट्रपति के पावर नहीं है। मतलब जो मनी बिल लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा से पास हो गया, उस पर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में अंतर क्या है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि धन विधेयक मनी बिल और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल में अंतर क्या है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल में अब अंतर क्या है? तो एक होता है धन विधेयक, होता है वित्त विधेयक। तो इसको भी एक एक करके समझना है। तो एवरी मनी बिल इज फाइनेंस बिल। हम बोल सकते हैं प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है। मतलब ये हुआ कि मनी बिल कहीं ना कहीं फाइनेंस बिल का ही एक भाग है, हम बोल सकते हैं। मतलब फाइनेंस बिल बहुत सारा हो गया, उनमें से एक छोटा सा भाग को मनी बिल बोल दिए। तो जितना भी मनी बिल आएगा वो एक प्रकार से फाइनेंस बिल का कहेगा, मतलब उसको फाइनेंस बिल कह सकते हैं। पर एवरी फाइनेंस बिल इज नॉट अ मनी बिल। प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। मतलब हर फाइनेंस बिल मनी बिल की तरह काम नहीं करेगा, है ना, वो मनी बिल नहीं होता है। लेकिन जितने भी मनी बिल होते हैं वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वो फाइनेंस बिल का ही एक भाग है। आगे देखिए, तो इन अ मनी बिल दोज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड विच आर मेंशन इन आर्टिकल 110। अभी हमने ऊपर देखा था कि मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में बताया गया है। तो धन विधेयक में वो विषय आते हैं जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है। तो जो भी सब्जेक्ट्स या जो भी पॉइंट्स बताया गया है अनुच्छेद 110 में, उन्हीं पॉइंट्स पर या उन्हीं विषयों पर मनी बिल लाया जा सकता। और वो पॉइंट्स क्या क्या है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मनी बिल उन्हीं विषयों पर आते हैं जो अनुच्छेद 110 में दिखाया गया है। मतलब मनी बिल के बारे में अनुच्छेद 110 में दर्शाया गया है। और अगर फाइनेंस बिल के बारे में समझें तो इट हैज मोर सब्जेक्ट्स देन मेंशन्ड इन द आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 में जितने भी विषय हैं या पॉइंट्स हैं वो सारे फाइनेंस बिल में आएंगे, लेकिन फाइनेंस बिल में कुछ और भी अलग से भी पॉइंट्स होंगे जो फाइनेंस बिल के अंदर आ जाएंगे। तो वित्तीय विधेयक के पास अधिक विषय होते हैं। चलिए आगे देखिए, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर मनी बिल टू बी पास्ड इन राज्यसभा। हमने देखा था कि मनी बिल लोकसभा में लाया जाता है और मनी बिल के पास लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है। इसका मतलब हुआ कि धन विधेयक को राज्यसभा में पारित करना अनिवार्य नहीं है। अगर धन विधेयक राज्यसभा में पारित करना अनिवार्य नहीं है, बट जो फाइनेंस बिल है उससे पारित करना अनिवार्य है, परंतु वित्तीय विधेयक के लिए अनिवार्य है, बट मैंडेटरी फॉर फाइनेंस बिल। मतलब फाइनेंस बिल को राज्यसभा से पास करना जरूरी होगा और लोकसभा से भी पास करना जरूरी होगा, पर जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा से पास करना जरूरी होगा। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन। अभी पढ़ा हमने, मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, पर फाइनेंस बिल के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जहां पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य एक साथ मतदान करेंगे। आगे देखते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल इवन फॉर वंस। अभी पढ़े थे कि राष्ट्रपति धन विधेयक को एक बार भी नहीं लौटा सकता, परंतु वह वित्तीय विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो जो फाइनेंस बिल है उसको राष्ट्रपति एक बार वापस कर सकते हैं। तो अगर हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का अंतर, मनी बिल फाइनेंस बिल का अंतर, तो हम समझ सकते हैं कि मनी बिल के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं कि वो लोकसभा में आएगा, उसे लोकसभा में पास होना जरूरी है, राज्यसभा में जरूरी नहीं है।
मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, मनी बिल को राष्ट्रपति वापस भी नहीं कर सकते। तो मनी बिल एक स्पेशल बिल बोल सकते हैं। जो साधारण बिल था और जो फाइनेंस बिल था वो एक तरीके से काम करता है। इसको राष्ट्रपति चाहे तो वापस भी कर सकते हैं, इस पे ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं, इससे दोनों ही सदनों में पास होना जरूरी होता है ना। तो इस तरीके से अब हमने देखिए ऊपर हमने एक बिल लिया था अमेंडमेंट बिल। तो अमेंडमेंट बिल अभी आपको इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि उस टॉपिक की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अमेंडमेंट बिल हम सिर्फ अभी इतना समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में कोई भी बदलाव करना है, कोई भी चेंज लाना है, तो उस चेंज को लाने के लिए जो बिल लाया जाता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट बिल, संशोधन बिल। ठीक है, उस टॉपिक को बाद में देखेंगे जो हम लोग संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आर्टिकल 107 हमने पहले ये सब बता दिया है कि आर्टिकल 107 में क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 107 अनुच्छेद 107 में। 108 अनुच्छेद 108 हमने पहले पढ़ रखा है प्रेसिडेंट टॉपिक में कि ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वे संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। तो मनी बिल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अनुच्छेद 110 में बताए गए हैं कि मनी बिल होता क्या है। तो इसके बारे में सारा मनी बिल का डेफिनेशन आपको 110 में मिलेगा। 111 अनुच्छेद भी हमने पहले पढ़ रखा है कि वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑन बिल्स, राष्ट्रपति की विधेयकों पर वीटो शक्ति। हमने राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ा था, तो ये सारे वीटो पावर्स अनुच्छेद 111 में दर्शाए गए हैं। ये टॉपिक हमारा हो रखा है। अनुच्छेद 112 भी हम लोग पढ़ रखे हैं, जिसको हम लोग यूनियन बजट, संघीय बजट बोलते हैं। हालांकि बजट नाम का कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। आर्टिकल 112 बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब संघ मतलब यूनियन है ना, केंद्रीय सरकार। तो संघ का जो भी एक साल का जो भी वित्तीय मतलब खर्च जो भी हो रहा है और जो भी पैसे आ रहे हैं, उसका जो वार्षिक रिपोर्ट बनाना है, जो पूरा स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसी को बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन। संघ का वार्षिक मतलब हर साल का, वित्तीय मतलब पैसा का लेन देन का विवरण, मतलब उसकी सारी जानकारी। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूनियन बजट, संघीय बजट। तो आर्टिकल 112 में ये आता है। नेक्स्ट देखिए जो आर्टिकल 114 है, आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम ही पूछता है ज्यादातर। एक बार एक एक करके वो समझ लेते हैं। आर्टिकल 114 में है एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक क्या होता है? तो देखिए भारत का एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको संचित निधि बोलते हैं, जिसमें भारत सरकार का जो भी पैसा मतलब जो सरकार का जो पैसा है वो जमा होता है, जिसको कॉन्सोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत का कॉन्सोलिडेटेड फंड, जिससे जो भी टैक्स सरकार जमा करती है वो टैक्स उसी निधि में जाता है, उसी फंड में जाता है, और जो भी लोगों को सैलरी दिया जाता है, जो भी सरकार का जो खर्च हो रहा है वो उसी फंड से निकाला जाता है। तो अब आ गया कि भारत का मान लीजिए कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। अब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हम एक बिल ला सकते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या कहलाता? कि सरकार को अभी किसी भी समय अचानक मान लो किसी पैसे की जरूरत पड़ जाए, अगर सरकार को कोई ऐसे पैसे की जरूरत पड़ जाए जो बजट में नहीं दिखाया गया था, क्योंकि साल में एक बार बजट आता है, वो साल भर में सरकार के खर्चों को दिखाता है या उसके आय को दिखाता है। लेकिन अगर सरकार को किसी खास काम के लिए अगर बजट की जरूरत है, कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा कहाँ से निकालेगी? तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से निकालेगी। तो क्या सरकार ऐसे ही निकाल सकती है? क्या नहीं। तो पार्लियामेंट में, संसद में उन्हें एक बिल लाना पड़ेगा, जिसका नाम दिया गया एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। अगर ये बिल सरकार लाती है संसद में और वो बताती है कि मुझे इस काम के लिए इतने पैसे की जरूरत है, फिर जाकर के वो पैसा निकाला जा सकता है। तो आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल का जिक्र है। अब आइए आर्टिकल 115, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, अनुपूरक, अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान। ये क्या है? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। अगर किसी बजट में, मान लो बजट में बहुत सारे विभाग हैं, तो बजट में अलग अलग विभाग के लिए खर्च दिखाए जाते हैं। तो अगर किसी विभाग में मान लीजिए हमने 100 करोड़ रुपए रख दिया कि इसमें 100 करोड़ रुपए इसे खर्च किया जाएगा, लेकिन सरकार को कुछ समय के बाद लगे ऐसा कि हमें और पैसे की जरूरत है, लेकिन वो पैसा दर्शाया नहीं गया था बजट में, बजट बताते समय, तो सरकार को अगर एक्स्ट्रा कभी देखे, एक्सेस ग्रांट मतलब अधिक पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो सरकार को एक आर्टिकल 115 के तहत ये बिल लाएगी, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, और यहाँ से मतलब पार्लियामेंट में बताएगी और यहाँ से फिर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से पैसे निकाल सकती है। ये होता है आर्टिकल 115। अब आता है आर्टिकल 116, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान। वोट ऑन अकाउंट क्या है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी साल इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन मई जून में होता है और आपका बजट आता है अब फरवरी में। अब फरवरी से मई में 2-3 महीने का समय है, तो क्या 3 महीने के लिए सरकार पूर्ण बजट लेके आती है? पूरा बजट लेके नहीं आती है।
तो सरकार बस फरवरी के महीने में आकर के ये बता देती है कि अगले 3-4 महीने में सरकार को क्या-क्या खर्च है, मतलब जैसे किसी की सैलरी देना है, कोई ऐसा खास काम जो चल रहा है जिसको पैसे की ज़रूरत हो, तो वो खर्च बता देती है कि ये खर्च हम अगले 3 महीने में करने वाले हैं। तो उसी को बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान, मतलब लिख करके सरकार दे देती है कि मेरा खर्चा अगले 3 महीने के लिए क्या होगा। तो ये तभी आता है जब पूर्ण बजट सरकार नहीं ला रही है। कुछ समय के लिए अगर सरकार को खर्च दिखाना हो या पैसे निकालना हो तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट होगा। आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 क्या है? तो यूज ऑफ लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, संसद में भाषा का प्रयोग। जो संसद में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? तो देखिए हम बोल सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा हिंदी है। तो संसद की जो आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन अगर संसद में कोई स्पीच दे रहा है वाचन के लिए, बोलने के लिए, किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, पर वही भाषा का प्रयोग करेगा जो संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान में लिखे गए जितने भी भाषा हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, उनमें से कोई भी भाषा से या भाषा के द्वारा कोई भी एमपी, सांसद अपना स्पीच दे सकता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 120 में। फिर लास्ट आ गया आपका आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 क्या है? जुडिशियरी कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के कार्यों में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि संसद के किसी भी काम में, संसद में कुछ भी कोई बिल पास हो रहा हो, या संसद में कोई बहस चल रहा हो, या संसद चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, इस पे किसी भी काम पर जुडिशियरी, न्यायपालिका कोई भी फैसला या कोई भी टिप्पणी नहीं करती है। न्यायपालिका कोई भी बात उस पर नहीं बोल सकती है संसद के कार्यों में। तो ये आर्टिकल 122 में दिया गया है। आर्टिकल 123 हमने पहले पढ़ रखा है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगर सरकार को लगे कि कोई भी बिल लाने की जरूरत है या किसी कानून की जरूरत है, लेकिन अगर उस समय पर पार्लियामेंट में सदन नहीं चल रहा हो, है ना, सदन नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस ला सकती है जिसको अध्यादेश बोलते हैं, वो ला करके उस कानून को भारत में लागू किया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ अगले 6 महीने के लिए ही होगा, और 6 महीने के भीतर भीतर जो भी सदन शुरुआत हो, संसद में कोई भी सदन चले, तो वहां पे उस विधेयक को बिल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं हो पाएगा तो वो ऑर्डिनेंस 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ये है आर्टिकल 123 में। तो ये हो गया आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि बिल्स के बारे में, कि अलग अलग टाइप्स के बिल्स क्या हैं। ठीक है, इन सबको रिवाइज कर लेंगे, इनका नोट्स बना लेंगे, और आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस में लगे रहेंगे। आप इसके क्वेश्चंस भी चाहे तो अब आप कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन इतने में से ही होने लगेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।